Okay, good morning, students. How are you? Now, student, yesterday I have explained the activity number 5.2, but again, I just wanted to talk you with detail. एक बहुत डिटेल में जाना चाहूँगा क्योंकि ये एक्टिविटी जो है ये एक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जिसको ये एक्टिविटी समझ में आ गई है वो हर रिसोर्सेस को यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस को स्पेशली एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए वो समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो हम देखते फिर से देखते एक बहुत जल्दी मैं समझाऊंगा, आप इसको ध्यान दीजिए। ठीक है। टेक सम कंटेनर्स, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफी। ये आपको अगर हमें देख लूँ तो इसके अंदर में हमको ऐसे 7 या 5-6 जितने भी कंटेनर हम ले लेंगे और उसमें क्या भरेंगे, एक में पॉपकॉर्न भरेंगे, एक में टॉफ़ी भरेंगे, एक में पीनट भरेंगे, एक में ग्राम्स, ये सब भर देंगे। तो ये हमारे क्या हो गया है, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए जो एग्जॉस्टिबल होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे हम इसको मान लेते हैं। देन डिवाइड स्टूडेंट इनटू द ग्रुप ऑफ 7 ईच। यानी मान लेते हैं कि आपके क्लास में 35 स्टूडेंट है, तो कितने के ग्रुप बनेंगे? 7 5 35, मतलब 5 के ग्रुप बनेंगे। ठीक है, ये आपके 5 के ग्रुप हो गए। देन 7 7 ईच। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप, यानी इसमें से अगर आपने एक ग्रुप ले लिया, एक 7 का ग्रुप ले लिया, उसको कितने इसमें डिवाइड किया? एक में 1 किया, ठीक है, एक में 2 किया और एक में 4 किया, यानी कि ये भी 7 हो गए। 4 + 2 + 1, यानी अगर इसको हम देखेंगे तो ये इसका डबल है और ये इसका डबल है ना। 1 का डबल 2 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया। तो ऐसे इसमें सब ग्रुप में डिवाइड करें, यानी एक वाला जो 7th वाला ग्रुप था आपका, इन ग्रुप में से एक जो 7 ग्रुप, तो पहला ग्रुप 7 वाला ग्रुप था, उसमें से हमने इसको इस प्रकार से सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अंडरस्टैंड दिस? और सेकंड एंड थर्ड जनरेशन, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन। ये वाला हो गया फर्स्ट जनरेशन, मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं सेकंड जनरेशन और इसको मान लेते हैं थर्ड जनरेशन। अंडरस्टैंड? चलो अब दूसरी। नाउ दीज सब ग्रुप रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। अब हम अगर इसको देखें तो ये क्या हो गया, ये कंज्यूमर हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कंज्यूमर हो गए, सब कंज्यूमर हो गए। चलो फिर देखते हैं। एज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव द लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। यानी हमने देखा यहाँ पे, क्या देखा यहाँ पे, पहले इसमें क्या थे, एक था, उसमें 2 हो गए और इसमें 4 हो गया है ना। यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती गई, ऐसे हम मान ले रहे। नाउ पुट 1 full container of each group on the table and ask, तो अपने ये जो थे आपके 1 full container of each of the group, एक फुल कंटेनर में आपने पूरा रख लिया, सपोज ये सारे टेबल्स रख लिया, उसके अंदर मिला दिया। ठीक है, एंड आस्क द कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, यानी कि जो पहले वाले ग्रुप के थे, इसको बोला आपने आ जाओ, अब इधर आ जाओ कि अब अपने को क्या करने का, आपस से जो भी कुछ लेना है ले लो। आस्क द कंज्यूमर फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप, तो वो यहाँ से लेना चालू कर देंगे। नाउ आर द सेकेंड जनरेशन, ठीक है, consumers from each of the group do the same. Ask the student to observe the carefully and availability of the eatables in each container. If something is left, ऐसे पहले वाले को बोला, ठीक है, फिर दूसरे वाले को बोला, फिर तीसरे, ऐसे आपके ये जितने भी थे 5 ग्रुप जो 7 के बनाए, 7 स्टूडेंट्स के बनाए हुए, तो सबको बोल दिया। अब आपको क्या करने का है, इफ समथिंग इज लेफ्ट in the container, ask the third generation from each group to consume it. Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not. Also about anything still left in any container. फिर बाद में आपको देखने का है कि इसमें कुछ बचा है क्या नहीं बचा है। तो ये भी हो सकता है कि ये पूरा खाली हो जाए, है ना, और ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ थोड़ा बहुत बचा रहे।
कि ऐसे 35 स्टूडेंट थे, उसको सब ईटेबल्स को कंज्यूम कर लिया। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ज़्यादा भी ले लेते हैं, है ना, कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे कोई आप ये नहीं था, बंधन नहीं था उसमें, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था कि आप 2 ही ईटेबल्स ले सकते हो या 3 ईटेबल्स ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें से कोई भी कितना भी, अब कोई कितना भी अगर कंज्यूम कर रहा है मतलब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वो वेस्ट कर रहा है ना, ऐसा हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी हमको मुझे बताना था। चलो अब आगे देखते क्या होता है। एज्यूम दैट the eatables in the container represent the total availability of the exhaustible। यहाँ मैंने आपको बताया था exhaustible natural resources मान लिया उसको, है ना। हमने क्या माना है उसको, exhaustible natural resources like coal, then petroleum and the natural gas, ठीक है, ये मान लिया। उसके बाद अगर हम देखते हैं ईच ग्रुप मे बी हैव डिफरेंट कंजम्पशन ऑफ पैटर्न। मैंने पहले बताया कि यहाँ पे अगर हमने देखे कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे पहले वाला एक ही उठाएगा तो दूसरा भी एक ही उठाएगा या तीसरा, ऐसा कुछ ये नहीं था, पैटर्न अलग अलग था उठाने का। एंड आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी। ग्रीडी मतलब कोई लालची होगा तो वो ज़्यादा उठाएगा, है ना। तो लालची हो गया मतलब क्या कि ज़्यादा कंज्यूम कर लिया उसने। तो हम भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते, पेट्रोल हम वेस्ट कर देते हैं। अगर कहीं रेड लाइट पे अगर रुकना है तो हम उसको चालू रखते हैं ना। दैट मीन्स आपके पास बहुत है क्या, बहुत लालच है, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो उस प्रकार से आपको समझना है। सो इट मे बी दैट the earlier generation has some group that concerned about the coming generation। यानी कुछ ऐसे भी ग्रुप थे कि नहीं अभी जो पिछले वाले जो बच्चे थे उनके लिए बचना चाहिए करके, ऐसे वो कम भी कंज्यूम कर रहे थे, है ना, ऐसे भी बच्चे थे उसमें कुछ। द जनरेशन एंड द लेफ्ट समथिंग फॉर देम, और वो उनके लिए रख रहे थे। तो कुछ ऐसे भी थे, कुछ ग्रीडी भी थे और कुछ समझदार भी थे। समझ में आ गया। तो ये एक्चुअली उसका चैप्टर का या तो 5.2 एक्टिविटी का मतलब था। समझ में आ गया। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल। अभी हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है, कोल के बारे में पढ़ना है, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है एंड द नेचुरल गैस। तो हम यही जानेंगे। मैंने इसके पहले भी शुरुआती में बताया है कि हमको ये 3 जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो एग्जॉस्टिबल है, क्या है वो एग्जॉस्टिबल है, ऐसे ही रिसोर्स के बारे में हम पढ़ना है। दीज वेर फ्रॉम द डेड रिमेन्स। अब यहाँ पे देखो डेड रिमेन्स में क्या हो गया। डेड रिमेन्स मीन्स व्हाट, जो मरे हुए है, जो झाड़ हो गए, जानवर हो गया, इंसान हो गया, जो भी वहाँ वो जो मर जाते हैं, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड द फॉसिल। उनको क्या कहा जाता है, जो अंदर अंडरग्राउंड के अंदर में जो जानवर या झाड़ दबे रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, फॉसिल्स। सो दे आर नोन एज द फॉसिल फ्यूल्स। अंडरस्टैंड। अब ये कैसे बनता है ये हम थोड़ा बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते कोल क्या चीज होता है। ठीक है। टॉपिक नंबर 5.1 कोल। What does it say? That you may have been a coal or heard about it। आपने सुना है ना कोल, मैंने इसके पहले बताया था आपको कोल कैसा रहता है। ये देखिए, ये कोल जो है आपका काले रंग का है। इट इज एन हार्ड एंड स्टोन एंड इट इज अ ब्लैक इन कलर। जनरली ब्लैक इन कलर ही रहता है और बहुत हार्ड रहता है। ठीक है, ये आपको देखना है, हार्ड रहता है बहुत। तो ये हो गया कोल के बारे में। नाउ कम टू दैट, कोल इज वन ऑफ अ फ्यूल यूज टू कुक फूड। अभी तो नहीं यूज होता है ज़्यादा, क्योंकि अभी आजकल अपने पास एलपीजी गैस सिलेंडर्स हो गए हैं। पहले क्या होता था, कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था कोल। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजिन्स। इसकी भी मैंने जानकारी दिया था, है ना आपको। टू द प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजिन्स। तो स्टीम इंजिन्स के अंदर में कोल यानी यही स्टोन कोल को जलाया जाता था और ये बहुत देर तक जलता था, है ना। अभी अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो उतना तो पूरना चाहिए, उतना सारा कोयला होना चाहिए आपके पास, तब जाके तो उतना अमाउंट में उसको यूज़ किया जाता था। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स। ये व्हाट इज दिस थर्मल पावर प्लांट।
थर्मल मतलब हीट से रिलेटेड है ना, यानी वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ द मेन पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कैसा होता है, देखो कोल को जलाया जाता है, तो कोल को अगर जलाएंगे तो क्या मिलेगा, हीट निकलेगी, तो हीट एनर्जी विल रिलीज व्हेन वी बर्न द कोल, व्हाट विल हैपन, द हीट एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अब ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है काहे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी कन्वर्शन ऑफ हीट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या क्या कहा जाता है, थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कोल इज ऑल्सो यूज इन अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, मैंने इसके भी पहले में आपको जानकारी दे चुका है कि वेरियस इंडस्ट्रीज में कोल का यूज होता है, लेकिन आज मैं फिर आपको बता देता हूँ नई जानकारी कि अब ये यहाँ पे इंडस्ट्री में कोल यूज़ नहीं होता, अभी बॉयलर्स आ गए बहुत बड़े बड़े। अगर किसी दवाई की जैसे कंपनी है, वहाँ पे अगर आपको देखना है कि बहुत बड़े बड़े जो सायरप होते हैं वो बनते हैं, है ना, सायरप ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं वहाँ पे, और ये सब बॉयलर्स के अंदर यहाँ पे कोयला नहीं लगाया जाता, यहाँ पे सब स्टीमर्स बॉयलर्स का अरेंजमेंट रहता है, और वहाँ से उसको स्टीम से ये किया जाता है। तो कभी भी कोयला भी यूज़ होता है, पर अभी तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है ना। तो बॉयलर्स के अंदर इस तरह दवाई को, जिसको हम बोलते हैं काढ़ा, आयुर्वेदिक कंपनी में काढ़ा जो बनता है वो बड़े बड़े बॉयलर्स में बनता है, अंडरस्टूड। सो ये भी यूज़ होता है वेरियस इंडस्ट्रीज में, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द कोल, ओके, स्टोरी ऑफ द कोल क्या बोलते हैं। अब ये पहली क्या बोल रही है, where do we get the coal from and how it is formed, कहाँ से ये फॉर्म होता है, कहाँ मिलता है और कहाँ फॉर्म होता है। तो सबसे पहले इसकी एक स्टोरी हम जानेंगे, स्टोरी ऑफ द कोल। स्टोरी ऑफ द कोल ये कहती है कि अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, हाउ मेनी ईयर्स, 300, बहुत 300 मिलियन ईयर्स अगो, द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, पहले हमारी अर्थ में डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, वहाँ पे पहले लिविंग बींग्स बहुत कम थे लेकिन फॉरेस्ट बहुत थे। इन लो लाइंग वेट एरियाज, यानी कि जैसे अगर ये यहाँ पे लो लाइंग एरियाज में ये ऐसे फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे झाड़ है और डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, लो लाइंग एरिया, तो ये हो गया लो लाइंग एरिया। देन वेटलैंड्स ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग। अब फ्लडिंग होता है मतलब हमारे यहाँ जैसे फ्लड आता तो 1-2 दिन अगर बारिश होती है तो फ्लड आना चालू हो जाता है, लेकिन पहले के ज़माने में कैसे होती थी फ्लडिंग, 1-1 हफ्ते 2-2 हफ्ते और 1-1 महीने तक बारिश हुआ करती थी। तब क्या हो जाता था, ये सारा पानी इससे भर जाता था, पानी से भर जाता था फॉरेस्ट, और इसके अंदर जो मिट्टी है सब आ रही है तो वो भी इसमें दब जाती थी, है ना। तो दैट इज कॉल्ड द फ्लडिंग एंड हैज मोर सॉइल डिपॉजिट, इसके अंदर सॉइल डिपॉजिट होना चालू हो जाता था, यहाँ पे पूरा डेंस एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड, एंड दे वर कॉम्प्रेस्ड। सबसे पहली बात क्या, वो कॉम्प्रेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे बहुत तो प्रेशर से ये कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा, इजंट इट, क्योंकि कॉम्पैक्टली पैक भी हो गई है, पानी भी आ गया उसमें, मिट्टी भी जमा हो गई, तो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्टली पैक हो जाएगा। चलो अब दूसरा देखते हैं, the temperature also rose मतलब बढ़ना, that is called the rose मतलब बढ़ना, as they sank deeper and deeper, जितने अंदर में जाएंगे अपन, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉम्पैक्टली पैक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अंडर द हाई प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। The dead plants got slowly converted into the coal. अब यहाँ पे हमें देखना है कि जब पूरी तरह से यहाँ कॉम्पैक्टली पैक्ड सॉइल हो गया, टेम्परेचर भी बढ़ गया और ऊपर से सॉइल का प्रेशर भी बढ़ गया, तब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे दे आर कन्वर्टेड इनटू द कोल, एज द कोल कंटेन मेनली कार्बन, ठीक है, उसमें मेन कंटेंट क्या है, कार्बन ही सबसे मेन है, कोल में सबसे मेजर अमाउंट क्या है, कार्बन का। तो एज अ स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ द डेड, अब इसको इतने साल लगे, सोचो 300 मिलियन ईयर्स अगो,
तब जाके वो इतने डेंस फॉरेस्ट कन्वर्ट हुए कहाँ, कोल में हुआ। और आज ऐसे धरती के अंदर में कई फॉरेस्ट फ्लडिंग के अंदर में दबे थे और वो कहा क्या कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए, इनटू द कोल, एंड इज कॉल्ड एज द कार्बोनाइजेशन। ठीक है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ द डेड वेजिटेशन इनटू द कोल इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। देन सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन, कैसे फॉर्म हुआ था वो, वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट वेजिटेशन से पूरा फॉर्म हुआ था। एंड कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फॉसिल फ्यूल, इसीलिए हम इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज द फॉसिल फ्यूल। अ कोल माइन इज शोन इन द फिगर नंबर 5.2। 5.2 कहाँ पे, ये देखिए ये 5.2 है, ये कोल माइंस है। यहाँ पे देखो किस तरह से ये मशीन लगी हुई है और इसके अंदर जब कोल माइंस जब डीप अंडर, और ये लिफ्ट है, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द लिफ्ट, इसके अंदर से अंदर जाया जाता है अंडरग्राउंड। और हमारे नागपुर के नज़दीक में एक कोल माइंस है, मालूम है आपको कहाँ है, वेस्टर्न कोल फील्ड्स की है, कन्हान कोल माइंस बहुत नज़दीक है। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी इस प्रकार से ही कोल माइंस बना हुआ है। और वो क्या करते हैं, नीचे अंडरग्राउंड जाके कोल को ढूंढ के निकालती है और कोल को खोदती है, फिर ऊपर उसको लेके आती है और फिर पूरे एरिया में या जो भी लोकेशन में जहाँ पे मार्केट प्लेस है वहाँ पे जाके उसको लेके जाती है, इंडस्ट्रीज को देती है ना। लाइक दिस वी आर गोइंग टू। तो समझ में आ गया बच्चों, ये जो था हमारा फॉसिल फ्यूल का स्टोरी। अब अगर एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ इसमें आपको, कि आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे अंदर में पूरा गर्मी कैसे रहती है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये समझ लो, मान लो दिस इज द अर्थ, ओके। अब आपको ये पता है कि अर्थ के ये कोर में क्या है, इट इज़ अ हीट, दैट इज कॉल्ड द कोर, ठीक है ना, ये कोर है। लेकिन इसके जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ तक तो आपको बहुत हीट मिलेगी। ऐसे ही फॉरेस्ट इसी के ये एरिया के अंदर में दफन है, समझ गए, दबे हुए। इसलिए अंदर जैसे जैसे जाते हैं हमको गर्मी बढ़ जाती है और ऊपर में मिट्टी का प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये यहाँ डेवलप हो जाता है। और वो जो वेजिटेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में कन्वर्ट हो जाता है। अंडरस्टूड दिस? So I think that you understand well, student. And now I am giving the assignment. Just see the assignment also, and please send me the assignment. Okay? Thank you.